नमस्कार फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट होगा हम लोग का घटना चक्र का हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे इसको कि क्या है ये। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट था जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। तो आप सभी लोग जानते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। तो मुगल सम्राट फारूक द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया था। वही मुर्शिद कुली खान की मृत्यु जो है वो 1727 ईस्वी में हो जाती है। 1727 ईस्वी में उसका दामाद शुजाउद्दीन जाकर के बंगाल का सूबेदार बनता है और उस समय के तत्कालीन मुगल सम्राट मोहम्मद साद है, जिनको रानी गीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। ठीक है, तो जो अंतिम गवर्नर नियुक्त हुआ था बंगाल का वो कौन था? तो मुर्शिद कुली खां ही था। 1727 तक रहता है। उसके बाद 1727 में उसका दामाद जो है शुजाउद्दीन वो बंगाल का सूबेदार बनता है। तो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? मुर्शिद कुली खां था। 1717 में फारूक शाह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध हुआ जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? ये हो जाएगा प्लासी का लड़ाई। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से होता है। प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इसमें नवाब के 3 जो राजद्रोही थे वो थे मीर जाफर, जो सभी लोग जानते हैं। इनके अलावा 2 और था जो गद्दार था, यार लतीफ और राय दुर्लभ। तो यार लतीफ और राय दुर्लभ भी थे। ठीक है, यार लतीफ और राय दुर्लभ भी थे। इनके सेना का नेतृत्व किए थे यार लतीफ और राय दुर्लभ। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी थी मीर मदन और मोहन लाल के नेतृत्व में। ये लोग जो थे सिराजुद्दौला के वफादार थे, मीर मदन और मोहनलाल। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदान मारा जाता है और नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा था तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ करके युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। ठीक है, तो इनको सिराजुद्दौला का युद्ध के मैदान से या साजिश के तहत मीर जाफर हटा दिया था। वही सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला जो वापस मुर्शिदाबाद चला गया, उसको लगा कि युद्ध जीता चला जाएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स की सेना बहुत कम थी। यही उसकी हार का कारण। अगर वो वहां पे रहता तो शायद वो जीत जाता। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालिक सैनिक और वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए गए। ठीक है, इसने कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों उस समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक रूपरेखा बनाए। इस युद्ध में वस्तुतः भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली और इसे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली निर्णायक सफलता मानी जाती है। जबकि सबसे ज्यादा निर्णायक होता है बक्सर के 1764 में, जिसमें भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना होती है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है कौन सा? तो प्लासी का युद्ध। ठीक है, तो भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध सभी लोग जानते हैं 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, किसने कहा था कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक रॉबर्ट क्लाइव। तो क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक हेवन बोर्न जनरल था। ठीक है, विलियम पिट ने कहा था। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ था? तो पश्चिम बंगाल में था। भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान नाम इसका पलाशी है, पलाशी। ठीक है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये हो जाएंगे मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके थे राजधानी मीर कासिम। ठीक है, चलिए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? तो वही हो जाएगा। तो देखिए, पहला जो था ना वो प्लासी वाला 23 जून का था और ये जो बक्सर का था वो 22 से 23 अक्टूबर 1764 को होता है। अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला
दिल्ली के सम्राट थे उस समय शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मनरो के हाथ में थी और इस युद्ध के परिणाम ने ही प्लासी के निर्णयों पे मुहर लगा दिया। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था और दिल्ली विजय का मार्ग भी इनको खुल गया था। वहीं बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ए. रॉबर्ट्स, ठीक है, पी.ए. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बक्सर की लड़ाई में कोई छल नहीं हुआ था जबकि प्लासी में छल हुआ था। ऐसा माना था पी.ए. रॉबर्ट्स का। यहाँ प्लासी की विजय अंग्रेजों के कूटनीति का परिणाम थी, वहीं जो था बक्सर की है थी वो सैनिक विजय थी। वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था, तो ये हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था, तो आधिपत्य की स्थापना बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजों के आधिपत्य था, अंग्रेजों का आधिपत्य प्लासी भी ऑप्शन दिया, बक्सर भी, लेकिन हो जाएगा बक्सर। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो मीर जाफर था। और किस संधि पर हस्ताक्षर होता है, तो इलाहाबाद की संधि पर होता है, ठीक है, 12 और 16 तारीख को। तो बक्सर की लड़ाई 22 से 23 अक्टूबर 1764 में होती है। वहीं 1765 ईस्वी में 2 संधियां होती हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि। तो जो प्रथम संधि होती है वो इधर से क्लाइव तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच होती है, ठीक है, क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है, जबकि इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो होती है वो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। तो प्रथम जो संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय के साथ होती है, दिल्ली के शासक के साथ। दूसरा होती है संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है। किस शासक जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था कौन सा, तो शाह आलम द्वितीय था। 12 और 16 अगस्त को दुगो होता है संधि। तो यह 12 अगस्त की संधि के तहत ही शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को अस्थायी रूप से दे दिया था। वहीं इलाहाबाद की अगर द्वितीय संधि की बात करें तो 16 अगस्त 1765 को होती है और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा, ठीक है, इलाहाबाद और जो कड़ा है वहां का जिले है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को देने का वादा किया था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। वहीं शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन जो था वो आपदाओं से ग्रस्त रहा था। उसे 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया जाता है और शाह आलम द्वितीय के समय में ही 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, ठीक है। तो उसको लास्टली शाह आलम द्वितीय को अंधा करके लोग भेज देता है, वहां पे 1803 में कब्जा कर लेता। शाह आलम द्वितीय और उसके 2 उत्तराधिकारी हुए थे, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, 1837-1857, और अकबर द्वितीय जो 1806 से 1837 तक हुए थे, ठीक है। तो शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय होते हैं और बहादुर शाह द्वितीय होते हैं। ये दोनों के दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के मात्र पेंशन भोगी या फिर पिट्ठू के रह गए थे। 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दिया था, तो ये हो जाएंगे मुगल सम्राट ने। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी दिया गया था, तो ये लॉर्ड क्लाइव को 12 अगस्त 1765 को। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दिया, तो 12 अगस्त 1765 को दिया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था, तो ये हो जाएंगे मोहम्मद रजा खान, ठीक है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद रजा खान। देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद भगौड़े जो सम्राट शाह आलम थे उनको अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और इसे इलाहाबाद में रखा गया, ठीक है, इलाहाबाद में ही रखा गया। और यह शाह आलम जो थे उन्होंने उपरोक्त संधि के प्रावधान द्वारा कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दिया। वहीं से नजमुद्दौला जो थे, नजमुद्दौला बंगाल का नवाब स्वीकार किया, ठीक है, नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार किया, जिसके बदले नवाब द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक अदा करना था पेंशन। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी
और इसीलिए उन्होंने एक नजमुद्दौला नाम का वहां पे बंगाल में एक नवाब नियुक्त कर दिया, ठीक है, नजमुद्दौला, ताकि वो जनता से टैक्स वसूली करे और 26 रकम अपनी शक्ति में शाह आलम द्वितीय को भी दे और अंग्रेजों को भी। दीवानी कार्य के लिए वहीं 2 उप दीवान को नियुक्त किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां होते हैं और बिहार के लिए राजा सिताब होते हैं। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम नाइब नाजिम के रूप में भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद रजा खां जो बंगाल के थे वो उप नाजिम या नाइब नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। राजा सिताब राय ब्रिटिश रेजिडेंटों के निरीक्षण में मुर्शिदाबाद से अपना कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी और निजामत का कार्य जो था वो भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि जो अधिकार था वो कंपनी के हाथों में था, ठीक है। दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स थे, मतलब भारतीय लोग थे, लेकिन सारा का सारा जो कंट्रोल था वो ब्रिटिशर्स का था। 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे, हो जाएंगे खासी, ठीक है। दीवानी प्राप्त करने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो खासी से मिले थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिशर्स जो थे 1765 ईस्वी में सिलहट आए थे और खासी जनजाति के लोगों को चावल, नमक और सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती सामान, लोहा, मोम, मधु और सिंग का व्यापार करने हेतु सिलहट के सीमा पर पंडुआ में आते थे, ठीक है। सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग जो था तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे, जिससे वे खासी जनजाति के धीरे धीरे संपर्क में आ गए थे। अवध सल्तनत के बारे में क्वेश्चन है कि यह हिंदू के नायब वजीर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि राजा टिकैत राय जो थे नवाब सिराजुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है कि राजा टिकैत राय जो थे नवाब आसिफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। वहीं अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो यह बिल्कुल ये भी सही है कि अवध के नवाब के जो दरबार था वहां पे हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। चलो, तो राजा टिकैत राय जो थे वो नवाब आसिफउद्दौला के वही दीवान अर्थ मंत्री थे और ये सही है। और दूसरा है कि अवध में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पद दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे आसिफउद्दौला दीवान जो था राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल और नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय इस सभी इन्हीं जातियों के प्रतिनिधि थे। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का क्रम बताना है। तो देखिए पहला हो जाएगा अंबर का युद्ध जो लड़ा गया था, उन्हें देखे थे 1748 से लेकर के 52 तक, ठीक है। 1748 से 52 तक कर्नाटक में लड़ा गया था। वहां पे राज्याभिषेक के लिए फ्रांसीसी चंदा साहब और फिर वो महाराज जफर कोई गंज थे ना क्या, तो ये सभी लोग मिलकर लड़े थे, ठीक है। अनवरुद्दीन से, अनवरुद्दीन के हार हो गए थे। तो पहले हो जाएगा अंबर का युद्ध हो जाएगा। उसके बाद 1757 आता है ना, 48 से 52 के बाद। तो प्लासी का 1757, फिर वांडेवार 1760 में होती है और उसके बाद बक्सर 1764 में होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए देखिए यहाँ पे ना अंबर के युद्ध में डेट वेरी कर रहा है, कहीं 1752 दे रहा है, कहीं 48 दे रहा है, कहीं 49 दे रहा है। तो कुल मिला के जो अगस्त यहाँ पे दे रहा है अगस्त 1749 में मुजफ्फर जंग चंदा साहब और देखिए आप भी क्या मुजफ्फर जंग चंदा साहब और यहाँ फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबुर स्थान पे कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन इनको पराजित कर दिया। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। पराजित करने के बाद मुजफ्फर जंग जो था दक्कन का इनको सूबेदारी मिल गया और इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी दुपले जो थे उनको कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग में मुगल प्रदेशों का गवर्नर भी नियुक्त कर दिया और उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसियों को दे दिए। इसके अतिरिक्त जो मुजफ्फर जंग थे उनकी प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुशी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात भी कर दिया जाता है। प्लासी का युद्ध होता है जून 23 जून 1757 को। ये सभी लोग जानते हैं। इसमें 24 परगनों की जमींदारी से पुरस्कृत किया जाता है। मिर्जाफर अंग्रेजों को करता है 24 परगनों की जमींदारी दे देता है, ठीक है। 24 परगना क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी जाती है, ठीक है। तो 24 परगना जब दिया जाता है, इसके अलावा उसको पर्सनली 2,34,000 पाउंड भी दिया जाता है। तो वांडीवास का युद्ध होता है जनवरी 1760 में होता है फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में। वही अंग्रेजों की तरफ से आयर कोर्ट थी और फिर फ्रांसीसियों की तरफ से काउंट डी लाली थी, ठीक है। फ्रांसीसी काउंट डी लाली, अंग्रेज आयर कोर्ट।
बक्सर का युद्ध होता है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को। ये तो अभी हम लोग जस्ट पढ़ाई किए ही थे, ठीक है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो देखिए काउंट लाली फ्रांसीसी जो कि पराजित हुए और फ्रांसीसी का नेतृत्व काउंट लाली कर रहे थे। वही मांडीवास के युद्ध में देखिए फिर से वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी हो जाएगा। यहाँ पे सही सम्मेलन का मिलान करना है। देखिए ये हो जाएगा कौन सा? तो वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पे क्या रहेगा? बक्सर का युद्ध होता है 22 से 23 अक्टूबर 1764 को होता है। नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की संयुक्त सेना के बीच। वहीं वांडीवास का युद्ध होता है 22 जनवरी 1760 को। 22 जनवरी 1760 को होता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं और इधर से काउंट डी लाली थे। वहीं चिलियावाला का युद्ध जो है वो 13 जनवरी 1849 को होता है, सिखों के साथ होता है, ठीक है। चिलियावाला का युद्ध जो होता है 1849 में 13 जनवरी को अंग्रेज और सिखों के मध्य होता है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था और सिख सेना जो थे वो शेर सिंह थे। तो चिलियावाला के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ जो थे वो लॉर्ड गफ थे और ब्रिटिशर्स थे ना, सिख जो थे वो शेर थे। लॉर्ड गफ और शेर सिंह, ठीक है, लॉर्ड गफ और शेर सिंह। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ था और इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। खुर्दा का युद्ध जो है 1795 में होता है। हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा जाता है। तो हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा जाता है खुर्दा का युद्ध 1795 में। तो कुछ समय पहले तक इन लोगों ने सभी लोग मिल करके टीपू सुल्तान को हरा रहे थे, परंतु लास्टली 1795 में हैदराबाद मराठा खुद लड़ाई करने लगे खुर्दा के 1795 में, ठीक है। और इसमें हैदराबाद के निजाम जो थे वो हार गए थे, मराठों की जीत हो गई थी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध किया था? तो ये हो जाएंगे मराठा, ठीक है। मराठा सबसे ज्यादा अंग्रेजों का विरोध किए थे। भारत में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका था। मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ही अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। सालबाई की संधि के साथ ही प्रथम युद्ध जो था वो खत्म होता है। वहीं वेलेस्ली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लेते हैं और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को भी समाप्त करके ब्रिटिश सेना की सर्वोच्चता की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हो जाता है समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, ठीक है, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए टॉपिक छोटा है बड़ा, हम एक एक चैप्टर वाइज ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है।